गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बीए तृतीय वर्ष के भूगोल के प्रथम पेपर आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं हैं, जिसका कुछ अध्ययन अपने पूर्व के वीडियो में किया था, जिसके अंतर्गत इसको बिंदु रूप में हम अध्ययन कर रहे थे। उसके 3 बिंदु जो हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि आर्थिक भूगोल जो है उसकी मौलिक संकल्पनाएं उसका स्वरूप व्यक्त करती हैं। संकल्पना सिद्धांत अथवा परिभाषा से भिन्न होता है और संकल्पना से विवेचना से अन्य सह संकल्पनाओं का उद्भव भी होता है। इस प्रकार उस विषय का अध्ययन अधिक गहन होता जाता है। इसके अंतर्गत पहला बिंदु था आर्थिक भूदृश्यों की संकल्पना। आर्थिक भूदृश्य अर्थात इकोनॉमिक लैंडस्केप, जिस पर कोई आर्थिक क्रिया हो रही है, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो या अन्य कोई आर्थिक क्रिया। इसका दूसरा बिंदु था आर्थिक भूगोल स्थैतिक नहीं वरन गत्यात्मक है, जिसका निरंतर परिवर्तन तथा सतत क्रम विकास होता है। ये हमने देखा था कि कोई भी आर्थिक जो भूदृश्य है वहाँ पर वह जिस रूप में प्रारंभ होता है उसके साथ साथ वह प्रगति करता रहता है और उसके आसपास जो क्षेत्र हैं वो भी उसके साथ सहसंबद्ध रूप से कार्य करते हैं। तीसरा बिंदु था प्रस्तुत आर्थिक जो भूदृश्य है, संसाधन संरचना है, रिसोर्स स्ट्रक्चर जो है या टेक्नोलॉजी जो है वहाँ वो आर्थिक विकास की अवस्था का द्योतक है। अर्थात जो प्रक्रिया वहाँ हो रही है उससे हम ये उसको देखकर यह पता लगा सकते हैं कि यह कौन सी स्टेज के अंदर है। अर्थात आर्थिक विकास के अंतर्गत भी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और हमें वृद्धावस्था देखने को मिलती है। उन्हें हम विभिन्न देशों के द्वारा उदाहरण लेकर समझा था। 3 बिंदु तक हम अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम उसे ही सतत रूप में आगे बढ़ाने के लिए चौथा बिंदु अर्थात आर्थिक कार्यकलाप की अवस्थिति एवं स्थापना। उपरोक्त दूसरी और तीसरी संकल्पना अर्थतंत्र के बाह्य वातावरण विश्लेषण से संबंधित थी। अर्थतंत्र के क्षेत्रीय संगठन को समझने के लिए इसके आंतरिक जो संगठक तत्व हैं और कार्यों का विश्लेषण अनिवार्य होता है। इस दिशा में सर्वप्रथम तत्व या कार्य का यथा चावल की कृषि, लोहा इस्पात उद्योग आदि की जो अवस्थिति है और स्थापना का विवेचन करना अधिक हमें जरूरी है। इसकी विवेचना में अवस्थिति से तात्पर्य अर्थात जो स्थल विशेष, आपको बताया था कि लोकेशन अर्थात कोई भी जो आर्थिक क्रिया हो उसकी लोकेशन क्या है। अर्थात हम देखें कि भारत के अंदर लोहा इस्पात के निर्माण के कारखानों का विवेचन करना है तो मात्र उसके स्थान का वर्णन कि कारखाना कहाँ है ये पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि कारखाने की लोकेशन कहाँ है, कौन सी अवस्थिति है उसकी, इस्पात निर्माण से संबंधित तत्वों जैसे लोहा इस्पात में क्या क्या निर्माण सामग्री हमें कच्ची सामग्री के रूप में क्रय करनी पड़ेगी या वहाँ से लेनी पड़ेगी आसपास के क्षेत्रों से। जैसे कच्ची सामग्री इसकी क्या है लोहा इस्पात की कि कच्चा लोहा, चूना पत्थर, मैंगनीज आदि की जो श्रम आपूर्ति क्षेत्र अर्थात श्रम भी चाहिए इसके अंदर, लेबर, बाजार चाहिए इसका लोहा इस्पात जहाँ पर विक्रय होता है, परिवहन मार्ग जाल होना चाहिए अर्थात सड़कों की स्थिति होनी चाहिए वहाँ के स्तर में निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त अवस्थिति विवेचन से उस तत्व या कार्य विशेष की आलोच्य इकाई की अन्य इकाइयों के संदर्भ में पारस्परिक क्षेत्रों का विन्यास भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे बोकारो के कारखाने के लिए इंगित करना होगा कि अन्य पूर्व अवस्थिति कारखानों से इसका क्षेत्रीय विन्यास किस प्रकार का है। कुछ तत्वों में जो परस्पर पादानुक्रम श्रृंखला में आबद्ध हैं, तत्व विशेष की पादानुक्रमिक स्थिति का भी ज्ञान आवश्यक है अर्थात हायरार्की। उदाहरणार्थ किसी परिवहन मार्ग की स्थिति बताते समय यह भी बताना होगा कि संपूर्ण मार्ग जाल में मार्ग विशेष की हायरार्की क्या है। हायरार्की अर्थात पदानुक्रम क्या है उसका। यह मार्ग अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक अथवा स्थानीय महत्व का है। इस प्रकार अवस्थिति विवेचन से प्रादेशिक अर्थतंत्र में तत्व या कार्य विशेष का विशिष्ट स्थान तथा महत्व निर्धारित होता है। अवस्थिति निर्धारण का दूसरा एवं अधिक महत्वपूर्ण पक्ष तत्व या कार्य विशेष की एक इकाई अथवा संपूर्ण सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स
आदर्श अवस्थिति या वितरण प्रतिरूप के संदर्भ में होता है। स्थिति की अभिष्टतम जो प्रतिरूप है उसके अंतर्गत वितरण प्रतिरूप की विसंगतियां में स्पष्ट देखी जा सकती है। अतः हमने जाना इसमें संदर्भ में आर्थिक भूगोल में सामान्य सिद्धांतों के प्रतिपादन की सर्वाधिक आवश्यकता में अनुभव की जाती है। अब मैकार्टी नामक विद्वान ने भी यह स्वीकार किया था कि आर्थिक भूगोल मानव ज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य धरातल के विभिन्न भागों में आर्थिक कार्यों की अवस्थिति अर्थात लोकेशन का विवेचन है। तो इस कार्य को सरलतापूर्वक करने के लिए सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन अनिवार्य हो जाता है। अब हम अगला बिंदु लेते हैं 5वां, क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नता जन्य आर्थिक प्रदेशों की संकल्पना। धरातल के विभिन्न भागों में आर्थिक भूदृश्यों में भिन्नता मिलती है। इसका प्रधान कारण यह है कि विभिन्न आर्थिक कार्यों का अलग अलग वितरण प्रतिरूप होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्राकृतिक, जैविक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के कारण उनकी परस्पर क्षेत्रीय संबद्धता भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उदाहरणार्थ कृषि, उद्योग, उत्खनन, सेवा कार्य, प्रत्येक का विश्व वितरण प्रतिरूप भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। विश्व के अधिकांश भागों में ये सभी कार्य न्यूनाधिक रूप से मिलते हैं, परंतु इसके परस्पर संबद्ध स्वरूप में प्रादेशिक भिन्नता हो जाती है। विश्व के किसी आर्थिक तत्व या तत्व समूह पर आधारित कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश आदि का सीमांकन किया जा सकता है तथा इनकी क्षेत्रीय संबद्धता भी समरूपता के आधार पर आर्थिक प्रदेशों का भी सीमांकन किया जा सकता है तथा इससे आर्थिक प्रदेशों की परिसीमा में अर्थतंत्र का समुचित एवं स्थानिक सार्थक वितरण करना संभव होता है। छठा बिंदु, प्रादेशिक कार्यात्मक अन्योन्य क्रिया। विश्व के विभिन्न आर्थिक प्रदेशों में परस्पर कार्यात्मक अंतर संबंध होता है। आधुनिक तथा वृत्त पैमाने पर उत्पादन के युग में कोई भी आर्थिक जो कार्य है वो संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता है तथा समग्र संसार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दशाओं को वो प्रभावित करता है। कोई भी आर्थिक प्रदेश है वो अन्य प्रदेशों से विलग तो रह नहीं सकता। किसी उत्पाद के लिए अन्य सामग्री अर्थात कच्ची सामग्री या उसे अपने उत्पाद जो है उसका विपणन करने के लिए मार्केट चाहिए। अर्थतंत्र के जो प्रादेशिक संगठन की सब मतलब जो संभावना है उसके अनगिनत प्रादेशिक कार्यात्मक अन्योन्य क्रियाओं के माध्यम से ही होती है। उलमैन नामक विद्वान ने क्षेत्र और एवं क्षेत्रीय अन्योन्य क्रिया का अध्ययन भौगोलिक अध्ययन की दूरी है यह बताया था। ये क्षेत्र एवं क्षेत्रीय अन्योन्य क्रिया अर्थात एक दूसरे परस्पर जो क्रियाएं करते हैं। वाणिज्य एवं परिवहन को विभिन्न प्रकार के आर्थिक तंत्रों के बीच कार्यात्मक अंतर संबंध स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया गया था। अर्थात ये दो जो वस्तुएं हैं वो आर्थिक तंत्र को बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करती हैं। 1975 ईस्वी के पश्चात वैश्वीकरण की व्यापकता के साथ अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण का महत्व सर्वोपरि हो गया है। आज विश्व एक गांव सदृश हो गया है। परिणाम स्वरूप उत्पादन एवं उपभोग स्थानीयकृत नहीं वरन वैश्विक हो गए हैं। सुदूरतम गांव के किसान का उत्पादन भी विश्व बाजार से प्रभावित हो रहा है। आंध्र प्रदेश के अगम्य गांव का किसान भी जैव प्रौद्योगिकी से विकसित कपास के बीज का उपयोग करने लगा तथा उसके उत्पादन की मांग संयुक्त राज्य के कपास के उत्पादन के सापेक्ष होती है। क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन। 7वां बिंदु, विभिन्न आर्थिक प्रदेश हैं वो क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन द्वारा परस्पर संबद्ध रहते हैं। आर्थिक प्रदेश दो तरह के होते हैं, पहला समांग यूनिफॉर्म और दूसरा सकेंद्रीय नोडल आर्थिक प्रदेश। समांग आर्थिक प्रदेशों में आर्थिक समरूपता मिलती है जबकि सकेंद्रीय आर्थिक प्रदेश में किसी केंद्र एवं उसके चारों ओर के क्षेत्र में संगठनात्मक एकता मिलती है। दोनों में परस्पर संबंध होने से क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन पैदा होता है। एल के फिल्ब्रिक ने इस संकल्पना की विशद व्याख्या की है। उसके अनुसार इस क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन के निर्माण में निम्न तत्वों का हाथ रहता है। आर्थिक उद्योग की इकाई पहला, दूसरा केंद्रीयता, तीसरा स्थानीयकरण, चौथा अंतर संबंध, पांचवा क्षेत्रीय असातत्य एवं सातत्य, छठा केंद्रीय संगठन तथा समानांतर संबंध, सातवां बढ़ते पैमाने के साथ समरूपता एवं संगेत्रीयता का प्रकारांतरण।
कार्यात्मक संगठन के इस परिकल्पना को हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। कोई भी कृषि फार्म किसी कृषक निवास के चारों ओर फैला है, एक आर्थिक उद्यम की इकाई है, फार्म हाउस जिसे हम कहते हैं। कोई प्रसंस्करण उद्योग जो किसी आर्थिक उद्योग की एक इकाई है, किसी केंद्रीय स्थान पर विकसित होता है। अतः प्रत्यक्ष रूप से इन दोनों कृषि फार्म व प्रसंस्करण उद्योग में कोई संबंध नहीं है, परंतु ये किसी नगर से संबंध हो जाते हैं जो वस्तु निर्माण उद्योग के केंद्र के साथ ही कृषि के लिए बाजार तथा आपूर्ति का केंद्र भी है। इस प्रक्रिया की सकेंद्रीय तथा समांग प्रदेशों की पदानुक्रम प्रत्येक स्तर पर पुनरावृत्ति होती है और अंततः विश्व स्तर के आर्थिक भूदशा परस्पर ग्रंथित हो जाते हैं अर्थात नोडल रूप में विकसित हो जाते हैं। 8वां बिंदु, प्रादेशिक आर्थिक विकास। प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना आर्थिक भूगोल के व्यवहारिक पक्ष को प्रभावित करती है। आर्थिक भूगोल को व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला विषय यह है कि संकल्पना क्षेत्रीय आर्थिक श्रृंखलाबद्ध द्वारा संसाधनों के समुचित उपयोग करने, अधिकतम उत्पादन करने पर बल देता है। आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अर्थतंत्र के संगठन एवं आर्थिक विकास के स्तर में भिन्नता की व्याख्या करना है। इसके लिए आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षों के मापन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में प्रदेश विशेष में अन्य प्रदेशों की तुलना में संसाधन सुलभता, दुर्लभता एवं सांस्कृतिक तकनीकी क्षेत्र में प्रगति का विवेचन अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आर्थिक भूगोल में आर्थिक विकास हेतु प्रादेशिक नियोजन पर ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। भारत जैसे विकासशील जो देश हैं उसमें आर्थिक विकास नियोजन का क्रांतिकारी महत्व है। इसके बिना तो विकास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य है। 9वां बिंदु, आर्थिक विकास एवं बाह्य पर्यावरण में संतुलन। हमने जो भी बिंदु ऊपर पढ़े, जो किसी प्रदेश का आर्थिक विकास अपने बाह्य तंत्र से प्रभावित होता है तथा उसे प्रभावित भी करता है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, रियो सम्मेलन हुआ, उनमें प्राकृतिक पर्यावरण की अपूरणीय क्षति एवं उससे संभावित खतरों के प्रति सजगता बढ़ी है। 1960 के दशक तक आर्थिक विकास को मानव जीवन में प्रसन्नता एवं गुणात्मक अध्ययन का पर्याय माना जाता था। सर्वाधिक जो ध्यान था वो असीमित वस्तुओं के उत्पादन पर दिया जाता था ताकि व्यापक उपभोक्तावाद को प्रश्रय दिया जा सके। विकसित देश अपना विकास तेजी से कर रहे थे, परंतु अविकसित निर्धन देशों पर किसी का ध्यान न था। अर्थशास्त्री थे वो जीडीपी से में विकास से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा ऐसा सोचते थे, परंतु पर्यावरणीय क्षति पर किसी का ध्यान नहीं गया। तथापि यह स्पष्ट हो गया है कि इस प्रकार की प्रकृति निष्प्रयोजन है। अतः संयुक्त राष्ट्र के कोको सम्मेलन 1974 में यह स्वीकार करना पड़ा कि विकास का उद्देश्य वस्तुओं की मात्रात्मक वृद्धि नहीं, अपितु मनुष्य का विकास होना चाहिए। तत्पश्चात मानव केंद्रित विकास, वैकल्पिक विकास, संदर्भ विकास आदि जो नारे थे वो लोकप्रिय होने लगे। विकासशील देशों के उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से अनेकों पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुए, यथा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हरित कांच ग्रह प्रभाव, ओजोन क्षरण, मरुस्थलीकरण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विषमता निरंतर बढ़ती गई। अस्तु इन विषमताओं का निराकरण करना भी आर्थिक भूगोल का उद्देश्य हो गया। अब हम लेते हैं इसका अंतिम और 10वां बिंदु, मानव विकास। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पारिस्थितिकी तंत्र की अक्षुण्णता, सांस्कृतिक आधुनिकीकरण का अलग अलग अध्ययन न करने से विश्व में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक हर स्तर पर अनेक विकट समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अतः व्यापक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर उक्त चारों प्रमुख तत्वों में समन्वय भी आर्थिक भूगोल का प्रमुख आयाम हो गया है। अतः आर्थिक विकास के ऐसे उपागम अपनाने पर बल दिया जा रहा है जो सामुदायिक क्षेत्र आबद्ध मनुष्य समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करे। अतः ऐसा विकास जो उत्पादकता में वृद्धि के साथ पर्यावरणीय गुणवत्ता बनाए रखे, जो आज की प्रमुख आवश्यकता है। अतः वर्तमान विकास में जीडीपी, उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही सामाजिक सुविधाओं, पेयजल उपलब्धता, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की उत्तमता को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। अतः हमने आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ा। धन्यवाद।